हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। टुडे आई विल डिस्कस डेफिनेशन इन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिभाषा खंड भाग 1 के अध्याय 1 के धारा 3 में है। आज हम 3 परिभाषाओं पे डिस्कस करेंगे, वो है न्यायालय, तथ्य और सुसंगत पे। तो चलिए चलते हैं लर्निंग मोड पे। लर्निंग मोड के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और इसको लिखिए जो मैं बोल रही हूँ और इसको लर्न करने की कोशिश करिए। और ये जो भी परिभाषाएं मैं बताऊंगी यहाँ पे दी गई हैं, जो भी लिखा हुआ है वो प्रीलिम्स के व्यूज़ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ज़रूर नोट करते जाइए और याद करते जाइए। सबसे पहले देखते हैं न्यायालय। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो देखते हैं कि न्यायालय में कुछ विशेष लोगों को ही शामिल किया गया है, कुछ लोगों को ही शामिल किया गया है। ये हैं सभी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति। लेकिन इसमें मध्यस्थ को शामिल नहीं किया गया है। आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि मध्यस्थ को न्यायालय में शामिल नहीं किया गया है। इसके बारे में आप जरूर देखिएगा पिछली वीडियो, उसमें से समझ में आ जाएगा। फिर ये जानकारी के लिए देखते हैं कि न्यायालय के अंतर्गत क्या है क्या नहीं। ये केवल आपकी जानकारी के लिए कि आप जानें इन चीज़ों को। जैसे जूरी जो न्यायालय के साथ साक्ष्य लेते हैं, सीपीसी के आदेश 26 के नियम 17(1) के अधीन आयुक्त, सीआरपीसी की धारा 284 से 289, इसकी चर्चा पिछली वीडियो में भी की गई है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसके बारे में बताया गया है। फिर है मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने वाला मजिस्ट्रेट, लोक सेवक जांच अधिनियम के अधीन नियुक्त आयुक्त जब जांच के दौरान साक्ष्य लेता है। फिर देखते हैं कि सवाल ये उठता है, कई बार प्रीलिम्स में पूछता है क्या अधिकरण को न्यायालय में शामिल किया माना गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अधिकरण को न्यायालय में शामिल नहीं किया गया है। और अधिकरण और न्यायालय में डिफरेंसेज हैं जो आप देखिए। न्यायालय मूल रूप से संविधान से आते हैं, उसकी संरचना तथा कार्यकलाप संविधान में है, जबकि न्यायाधिकरण अधिनियमों के तहत स्थापित होते हैं। मतलब जो न्यायालय है वो उसका प्रावधान जो है संविधान में ही कर दिया गया है और उसकी संरचना तथा कार्यकलाप सब कुछ संविधान में है। और जो न्यायाधिकरण है वो अधिनियमों के तहत ही स्थापित होते हैं, उसका प्रावधान अधिनियम में ही किया गया है। फिर है न्यायाधिकरण की अध्यक्षता सामान्यतया प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, जबकि न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी करते हैं। तो जो न्यायाधिकरण है उसकी अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और न्यायालय में न्यायिक अधिकारी करते हैं। फिर आते हैं तथ्य। तथ्य की परिभाषा देखिए, इसमें भी एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के व्यूज से। तो देखते हैं कि तथ्य क्या है। डायरेक्ट की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है। क्या है? पहला भाग इसका है, ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। ऐसी कोई वस्तु, एनीथिंग, वस्तुओं की अवस्था, स्टेट ऑफ थिंग्स या वस्तुओं का संबंध और रिलेशन ऑफ थिंग्स जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। कैपेबल ऑफ बीइंग perceived by the senses। कहने का मतलब कि ऐसे वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध शामिल किया गया है जिसे हम इंद्रियों द्वारा जान सके। इंद्रियों जैसे मतलब हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा के द्वारा जिसे हम छू सके, जान सके, ऐसी वस्तुओं और वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध रखा गया है। फिर है कोई मानसिक दशा
जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। यहाँ पे मेंटल कंडीशन की बात की गई है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति को यह अनुभव हो या पता चले। फिर देखते हैं इसका दृष्टांत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से प्रीलिम्स में एक एक चीज़ करके पूछता है कि ये चीज़ कहाँ से ली गई है, दृष्टांत कहाँ से लिया गया है, ये तो इसको नोट करते जाएं। इसका दृष्टांत ए है यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। इसका प्रीलिम्स में ये दृष्टांत पूछता है कि यह जो दृष्टांत है वो क्या है। जब कोई वस्तु अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है तो वो क्या होती है, तो वह क्या है, एक तथ्य है। फिर इसका दूसरा दृष्टांत है यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा कि जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। तो इंद्रियों द्वारा जैसे हमारे नाक, आँख, कान है ना, तो उसमें क्या है कि कुछ सुना, मतलब हमने अपने कान से उस सुना या आँख से कुछ देखा, यह भी एक तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। फिर है यह कि कोई मनुष्य, यहाँ पे ये मेंटल कंडीशन की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी भी निर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। मेरा इसको एज इट इज़ जो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है लिखने का बस कारण ये है कि आप लोग इसको नोट करते जाएं और याद करते जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स में ये इसी तरह एकदम पूछता है। फिर इसका लास्ट जो इलस्ट्रेशन है यह है यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है। यह भी एक मेंटल कंडीशन बताई गई है कि अगर किसी व्यक्ति का रेपुटेशन होता है तो इसको भी एक तथ्य माना गया है। यहाँ पे जो तथ्यों का वर्गीकरण है इंद्रियों द्वारा बोधगम्य तथा मानसिक दशा, यह बेंथम द्वारा किया गया वर्गीकरण है, इसको सीधे इसमें ले लिया गया है, इस वर्गीकरण को। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के तथ्य बताए गए हैं, एक भौतिक तथ्य है और मानसिक तथ्य है। और इन तथ्यों को कैसे साबित किया जाता है, दो तरह से, एक संस्वीकृति के माध्यम से और दूसरा है परिस्थिति जन्य साक्ष्य के माध्यम से। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि संस्वीकृति क्या है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या है। फिर तीसरी परिभाषा है सुसंगत। बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो। ये तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज हो गई, बट समझने के लिए आप ऐसे समझें कि किसी तथ्य को सुसंगत तभी माना जाता है जब वह क्या हो, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से 55 तक लेकर के दिए गए तथ्यों से सुसंगत हो, तभी कोई तथ्य सुसंगत माना जाता है, अदरवाइज नहीं। फिर देखते हैं सुसंगत के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है। सुसंगत अधिनियम में परिभाषित नहीं है। दूसरा है तथ्य कब सुसंगत है, यह अधिनियम में बताया गया है। कब सुसंगत है, वह केवल और केवल 6 से 55 तक के धाराओं में ही सुसंगत है, इसके अलावा नहीं। फिर सुसंगत का अर्थ क्या होता है, सुसंगत वास्तव में संबद्ध से होता है जिसे अधिनियम की धारा 6 से 55 के अनुसार ही होना चाहिए, अर्थात अध्याय 2 के अनुसार, अन्यथा उसका साक्ष्य मान्य नहीं होगा।
मतलब अगर वो साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 से और 55 तक से अगर वो किसी तरह से रिलेटेड नहीं है तथ्य, तो ये तथ्य मान्य ही नहीं होगा, उसका साक्ष्य ही नहीं लिया जाएगा। फिर बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सुसंगत तो हैं परंतु इन धाराओं से संबद्ध नहीं हैं, जो वह ग्राह्य नहीं होते हैं। मतलब कहने का ये है कि बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सुसंगत हैं परंतु इन धाराओं से संबद्ध नहीं हैं, इसलिए वो ग्राह्य नहीं होते हैं। और धारा 5 में भी यही प्रावधान किया गया। हम इसके लिए जो है तो बाद में डिस्कस करेंगे। धारा 5 में डिस्कस करेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि साक्ष्य केवल सुसंगत एवं विवादक तथ्यों का ही दिया जा सकता है, अन्यों का नहीं। धारा 5 यह प्रावधान करती है कि अगर हम साक्ष्य देंगे तो केवल सुसंगत तथ्य का देंगे या विवादक तथ्य का देंगे, और इसके अलावा किसी और का देंगे ही नहीं, दिया ही नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि जो सुसंगत हो वह ग्राह्य भी हो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्वेश्चन क्या है, एक सवाल आता है कि जो सुसंगत है वह ग्राह्य नहीं है, या सुसंगत और ग्राह्यता में क्या संबंध है, इसको समझाइए। और इसका जो अपवाद है, जैसे कि धारा 121 से 130 तक में ऐसे तथ्य हैं जो सुसंगत हैं लेकिन फिर भी ग्राह्य नहीं है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि वो कैसे सुसंगत हैं और फिर ग्राह्य भी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।